हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग और उसका सेकेंड पार्ट जो है समाप्त किए थे। आज इस चैप्टर का थर्ड पार्ट जो कि फुली थियोरिटिकल है और इसमें हम लोग सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोग जाने थे कि सॉलिड क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है सॉलिड का, और एक परफेक्ट सॉलिड में उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वे पार्टिकल्स अरेंजमेंट के बाद। इन सारी बातों का जो है डिस्कशन हम लोग सेकेंड पार्ट तक किए। थर्ड पार्ट में हम लोग को जो है सॉलिड के प्रॉपर्टीज को जानना है। 3 पार्ट हैं इसमें। पहला डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल, दूसरा उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी किसी भी सॉलिड क्रिस्टल का, और थर्ड में उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और तीनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके लास्ट का जो 2 पार्ट है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, ये दोनों प्रॉपर्टीज बिल्कुल कॉमन है, केमिस्ट्री में तो है ही और फिजिक्स में भी उसको अलग से पढ़ना है। तो थोड़ा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग का टॉपिक जो है आज का डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स या फिर इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शंस दोनों सिमिलर वर्ड हैं, मतलब एक ही होता है दोनों का, कमी या दोष। तो डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स कहने का मतलब हुआ कि किसी सॉलिड क्रिस्टल में किस प्रकार का डिफेक्ट होता है या डिफेक्ट कैसे आता है। वही बात यहाँ हुआ, इम्परफेक्शन इन सॉलिड मतलब सॉलिड में क्या डिफेक्ट आता है, क्या कमी रह जाती है, क्या दोष आता है किसी भी सॉलिड क्रिस्टल में। तो डिफेक्ट को हम लोग बाद में जानेंगे। पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर एक परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है, एक परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है, एक आइडियल क्रिस्टल क्या कहलाता है। परफेक्ट क्रिस्टल या इसी को हम लोग बोलते हैं आइडियल क्रिस्टल। क्या होता है सबसे पहले हम लोग इसको जाने। तो देखो, क्रिस्टल का मतलब ऑलरेडी हम लोग पीछे देख चुके हैं कि जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट हो और वह अरेंजमेंट मेनली 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है। अब उसमें से जो 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट होता है किसी भी क्रिस्टल के पार्टिकल्स का, उस अरेंजमेंट को हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोल रहे थे। और उस क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता था उसको हम लोग यूनिट सेल बोलते थे। तो एक परफेक्ट या फिर एक आइडियल क्रिस्टल वह होता है जिसमें पूरे क्रिस्टल में एक ही जैसा यूनिट सेल हो, सेम यूनिट सेल विथ सेम लैटिस पॉइंट्स, विथ सेम लैटिस पॉइंट्स। जैसे मान लें हम कि जिंक का एक क्रिस्टल है, जिंक सॉलिड मेटल है या एक क्रिस्टल है, तो इस जिंक के एटम्स जो अरेंज्ड होंगे 3 डायमेंशनल स्पेस में, वह अरेंजमेंट कहलाएगा क्रिस्टल लैटिस। और वह अरेंजमेंट कई प्रकार का होता है, सिंपल क्यूबिक हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, फेस सेंटर्ड हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, ऐसे कई प्रकार के अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। मान लें हम लोग कि जिंक में यदि एफसीसी अरेंजमेंट है, तो एफसीसी का मतलब हम लोग जानते हैं कि एटम्स एक क्यूबिक यूनिट सेल का कॉर्नर्स पे होंगे और प्रत्येक फेस का सेंटर में होंगे। तो यदि इस जिंक का पूरे क्रिस्टल में केवल एफसीसी यूनिट सेल ही हो और प्रत्येक यूनिट सेल में जितने भी लैटिस पॉइंट्स हैं सारे लैटिस पॉइंट्स को पार्टिकल्स ऑक्यूपाई किए हों, तो वैसे क्रिस्टल को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट क्रिस्टल या आइडियल क्रिस्टल। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि जिंक का हम लोग क्रिस्टल लिए तो उसमें से क्रिस्टल का कुछ पार्ट में एफसीसी अरेंजमेंट है और कुछ में बीसीसी अरेंजमेंट दिख रहा है ऐसा, या एफसीसी अरेंजमेंट में कुछ गड़बड़ी आ रहा है, तो फिर वह परफेक्ट क्रिस्टल नहीं कहलाएगा। उस पूरे क्रिस्टल में जो है एक ही जैसा अरेंजमेंट होना चाहिए, सेम यूनिट सेल होना चाहिए विथ सेम लैटिस पॉइंट्स। तो ऐसे क्रिस्टल को परफेक्ट क्रिस्टल या आइडियल क्रिस्टल बोलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे क्रिस्टल्स हाइपोथेटिकली एग्जिस्ट करते हैं केवल और केवल 0 केल्विन टेम्परेचर पर। 0 केल्विन टेम्परेचर हम लोग जानते हैं कि प्रैक्टिकली इस टेम्परेचर को अचीव कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है हम लोग का रूम टेम्परेचर वह 298 केल्विन होता है, तो हम लोग इसको लेकर के चलेंगे ना। लेकिन जो आइडियल क्रिस्टल है वह एग्जिस्ट करता है 0 केल्विन पर। देख लो टेम्परेचर कितना कम है, इतना कम टेम्परेचर पे। तो आइडियल क्रिस्टल एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है,
कि ऐसा अरेंजमेंट जो होगा क्रिस्टल में वो बहुत कम टेम्परेचर, एकदम एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पे पॉसिबल है, जबकि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 298 केल्विन होता है। तो 298 केल्विन पर हम लोग कभी भी एक परफेक्ट या आइडियल क्रिस्टल की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो बताएं कि आइडियल क्रिस्टल मतलब उस प्रकार का क्रिस्टल पूरे क्रिस्टल में एक जैसा अरेंजमेंट हो, सेम यूनिट सेल हो विथ सेम लैटिस पॉइंट। किसी कारणवश यदि लैटिस पॉइंट में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में कोई गड़बड़ी हुआ तो वह क्रिस्टल परफेक्ट नहीं रह जाएगा। और एक परफेक्ट क्रिस्टल हाइपोथेटिकली काल्पनिक रूप से एग्जिस्ट करता है केवल 0 केल्विन टेम्परेचर पर, उससे टेम्परेचर बढ़ गया तो वह क्रिस्टल आइडियल नहीं रहेगा। इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति है, यदि उस व्यक्ति का पूरी उम्र एक जैसा बिहेवियर रहा, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह पावरलेस हो या पावरफुल हो, ऐसे पूरी उम्र जो है उसका बिहेवियर एक जैसा रहा, उसको हम लोग परफेक्ट बोलेंगे। चाहे वह बिहेवियर पूरा गंदा ही क्यों ना हो या पूरा अच्छा ही क्यों ना हो। जनरली क्या होता है कि कुछ लोग जो शुरुआत में ह्यूमैनिटी रखते हैं, मानवता है, लोगों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, मदद करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब उनके पास पावर या पैसा आता है तो फिर वह ऐसा नहीं सोचते हैं। फिर उस समय वह अपना पावर और पैसा को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, उसके चलते दूसरा मर क्यों ना जाए, दूसरा बहुत ज़्यादा प्रभावित क्यों ना हो जाए, इससे कोई मतलब उनको नहीं रहता है। तो शुरू में इनका बिहेवियर कुछ और था, जब ये पैसा नहीं था उनके पास बहुत ज़्यादा, तो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, लोगों का कल्याण के बारे में सोच रहे थे। लेकिन जैसे ही पावरफुल बने बिहेवियर उनका चेंज हो गया, तो पूरे लाइफ उनका बिहेवियर एक जैसा नहीं रहा। फिर क्या होगा कि जब ये अमीर होंगे तो फिर अमीरों के साथ ज़्यादा उनका मेल मिलाव रहेगा, गरीबों के साथ कम हो जाएगा, या गरीबों से घृणा भी कर सकते हैं। ऐसा तो होता ही हम लोग का सोसाइटी में। तो फिर ऐसे व्यक्ति को हम लोग एक परफेक्ट व्यक्ति नहीं बोल सकते हैं, एक आइडियल पर्सन नहीं बोल सकते हैं। और पता है हम लोग को कि आजकल इस विश्व में शायद ही कोई पर्सन आइडियल या परफेक्ट हो, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर थोड़ा बहुत लोभ, लालच, छल, कपट है ही। तो जैसे कोई भी क्रिस्टल परफेक्ट नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में, उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति आइडियल नहीं है अभी के समय में नॉर्मल कंडीशन में। तो ये बात हुआ परफेक्ट या आइडियल का। तो हम बोले कि जो आइडियल क्रिस्टल का एग्जिस्टेंस है वह 0 केल्विन टेम्परेचर पे ही होता है, लेकिन जो हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं, रूम टेम्परेचर, वह तो है 298 केल्विन। और इस टेम्परेचर पे क्या होता है कि यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, उनके अरेंजमेंट में इररेगुलरिटीज आ जाते हैं, अनियमितता आ जाती है, मतलब अरेंजमेंट बिगड़ जाता है। हो सकता है कोई पार्टिकल कॉर्नर से हट करके कहीं और चला गया हो या क्रिस्टल से गायब ही हो गया हो। तो अरेंजमेंट में जो ऐसे गड़बड़ी आता है ना, इसी के चलते क्रिस्टल में डिफेक्ट क्रिएट होता है। और डिफेक्ट क्रिएट होने से ना केवल उस क्रिस्टल का प्रॉपर्टी चेंज करता है, बल्कि कभी कदार उसमें कुछ नए प्रॉपर्टीज भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो और बताया कि यह डिफेक्ट आने का मुख्य कारण क्या हुआ, तो डिफेक्ट आता है मेनली पार्टिकल्स का अरेंजमेंट में गड़बड़ी के चलते, कि क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है यूनिट सेल में या 3 डायमेंशनल स्पेस में, उस अरेंजमेंट में गड़बड़ी आ जाने के चलते क्रिस्टल में डिफेक्ट आता है। डिफेक्ट आने का मतलब कि जो प्रॉपर्टी क्रिस्टल का प्योर स्टेट या आइडियल केस में था, अब वह नहीं रहेगा। और बताया कि कभी कदार यह डिफेक्ट आ जाना फायदेमंद भी होता है, कि क्रिस्टल प्योर है तो उसके पास वह प्रॉपर्टी नहीं होता है, लेकिन इम्प्योर हो जाने के बाद, डिफेक्ट आ जाने के बाद उसमें वह प्रॉपर्टी आ जाता है, जो प्रॉपर्टी किसी न किसी रूप से बेनिफिशियल ही होता है हम लोगों के लिए। तो डिफेक्ट आना कभी कदार जो है बेनिफिशियल भी होता है। अब ये तो बात हुआ कि किसी भी क्रिस्टल में डिफेक्ट आता क्यों है या कैसे आता है। तो आता है पार्टिकल का अरेंजमेंट में गड़बड़ी के चलते। और यह गड़बड़ी कब होगा, जब टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हाइयर टेम्परेचर पे क्या होता है कि क्रिस्टल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वे आयंस हो या एटम्स हो, उनका एनर्जी बढ़ जाता है। और एनर्जी बढ़ने से वे अपने लैटिस पॉइंट से इरेगुलर हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, और क्रिस्टल में आ जाता है डिफेक्ट। तो यह जो डिफेक्ट इन क्रिस्टल या जो इम्परफेक्शन इन सॉलिड है, कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इनका 2 कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, दूसरा
एटॉमिक इम्परफेक्शन, या इसी को हम लोग पॉइंट डिफेक्ट भी बोलते हैं। इसको कई तरीके से डिवाइड किया गया है। एक इधर आ जाएगा लाइन डिफेक्ट, फिर प्लेन डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अगला कैटेगरी में जो है दो हुए इसमें, अस्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन अस्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अस्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट फर्दर दो टाइप्स के हैं, शॉटकी डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट, और दूसरा फ्रेंकेल डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट। नॉन अस्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट भी दो प्रकार के, मेटल एक्सेस डिफेक्ट and the second one is metal deficiency defect, metal deficiency defect। तो ये है क्रिस्टल डिफेक्ट के टाइप। इतने प्रकार से क्रिस्टल डिफेक्ट जो है इंड्यूस हो सकते हैं किसी क्रिस्टल में, और इन्हीं सब के बारे में जो है हम लोग को एक एक करके डील करना है, और यहीं से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन की। इम्परफेक्शन क्या है, डिफेक्ट क्या है, तो हम लोग देख लीजिए कि पार्टिकल का अरेंजमेंट में गड़बड़ी एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर मतलब एबव 0 केल्विन। तो यह गड़बड़ी इतने टाइप का हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, एटॉमिक इम्परफेक्शन या पॉइंट डिफेक्ट। इसी को अलग अलग भाग में रखा गया, लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। फिर इसी का दो अलग कैटेगरी है, अस्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन अस्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अस्टेक्योमेट्रिक दो प्रकार के, शॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट। नॉन अस्टेक्योमेट्रिक भी दो हैं, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी, और फिर दोनों के आगे दो अलग अलग क्लासिफिकेशन हैं। तो हम लोग एक एक करके जो है इसको डील करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन का मतलब बता दिए, कमी या दोष। अब यदि किसी भी क्रिस्टल में जो डिफेक्ट है वह एराइज होता है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट में गड़बड़ी होने से, तो द क्रिस्टल डिफेक्ट विच एराइजेज ड्यू टू द इररेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। कि यदि किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट आता हो, डिफेक्ट आता हो मतलब उसका प्रॉपर्टी चेंज करता हो, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट में गड़बड़ी होने के चलते, मतलब ओरिजिनली जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है वह अरेंजमेंट नहीं होगा, अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, तो उसके चलते फिर जो डिफेक्ट आएगा या प्रॉपर्टी चेंज करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये दो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 14 के, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 के दो एलिमेंट्स हैं, दोनों का वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों सेमी मेटल की कैटेगरी में आते हैं। अब पीछे हम लोग 11th में जो है ना केमिकल बॉन्डिंग में एक थ्योरी पढ़े थे, बैंड थ्योरी, और बैंड थ्योरी आधारित था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। तो बैंड थ्योरी में हम लोग पढ़े क्या थे कि किसी भी क्रिस्टल में जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व्ड होते हैं, जो कि बॉन्डिंग में
रहते हैं, बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, वे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करते हैं, जिसको हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जैसे सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आने का मतलब हुआ कि सिलिकॉन अगल बगल 4 और सिलिकॉन एटम से जुड़ा हुआ है। ऐसा एक इलेक्ट्रॉन इधर लगाया, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी प्रकार से ये वाला सिलिकॉन भी एक इलेक्ट्रॉन लगाया। तो ये सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग के, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में। और ये ऑर्बिटल जो होते हैं ऑक्यूपाइड होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसी में रहते हैं। और ये जो लोअर एनर्जी ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं किसी भी क्रिस्टल का, वे सारे मिलकर के बनाते हैं वैलेंस बैंड। इस टर्म को हम लोग पढ़े थे बैंड थ्योरी में, वैलेंस बैंड। अब जैसे सिलिकॉन में है तो ठीक है कि इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में रहे, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम लोग पढ़े हैं कि एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बनता है। तो यदि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बने हैं वे सारे एम्प्टी रहेंगे, वे सारे खाली रहेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो मान लें यदि कि यह वैलेंस बैंड है और इसमें ये सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? तो इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स। और ऐसे ऑर्बिटल्स का जो बैंड बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। एक बार बैंड थ्योरी को देख लोगे केमिकल बॉन्डिंग का, फिर समझ में आएगा। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो बना वो वैलेंस बैंड कहला रहा है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंटी बॉन्डिंग बना वह ऑर्बिटल बिल्कुल खाली रहेगा। ये हुआ हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। तो एक सिलिकॉन एटम के अंदर ऐसा ही अरेंजमेंट होता है कि सिलिकॉन एटम या सिलिकॉन क्रिस्टल बोले हम लोग, कि एक सिलिकॉन क्रिस्टल में जो बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, या फिर आयनिक बॉन्ड भी किसी क्रिस्टल में बनता हो, तो उसमें से जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में रहते हैं। ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड माने इलेक्ट्रॉन उसमें रहता है, और वैसे ऑर्बिटल्स मिलकर के वैलेंस बैंड क्रिएट करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये वैलेंस बैंड के कॉरेस्पॉन्डिंग फिर एक कंडक्शन बैंड बनता है जो हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल से बनता है। मतलब ऐसे ऑर्बिटल जिनका एनर्जी ज़्यादा होता है, अनऑक्यूपाइड होते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स जनरली नहीं रहते हैं। तो ये सिलिकॉन का यही प्रॉपर्टी है। लेकिन ये जो अरेंजमेंट है वो कब का है? 0 केल्विन पर, जब सिलिकॉन प्योर हो, आइडियल हो, एक आइडियल क्रिस्टल। और हम लोग पढ़े कि आइडियल क्रिस्टल केवल एग्जिस्ट करता है कब? 0 केल्विन टेम्परेचर पे। तो यह जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का, यह है 0 केल्विन टेम्परेचर पर, मतलब सिलिकॉन जब आइडियल क्रिस्टल का काम कर रहा है। तो इस केस में जो सिलिकॉन होते हैं या फिर जर्मेनियम, दोनों का सेम बात है, इसका भी वैलेंस शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में ये दोनों जो है ना इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा इनसे, क्योंकि हम लोग पीछे कई बार पढ़े हैं कि किसी भी क्रिस्टल से या किसी भी सब्सटेंस से करंट तभी फ्लो करता है जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फ्री आयंस हो। अभी हम लोग देख रहे हैं कि सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है वे वैलेंस बैंड में भरे हुए हैं, वे फ्री नहीं हैं। या यदि मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी हैं तो कहाँ घूमेंगे? घूमने के लिए तो जगह ही नहीं, क्योंकि यह जो वैलेंस बैंड है वह ऑक्यूपाइड है, कंप्लीटली फिल्ड है, पूरा का पूरा ही भरा हुआ है। जैसे मान लो कि एक रूम है, उसमें 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो घूम सकते हैं। लेकिन रूम में 200 आदमी भर दिया जाए और बोला जाए कि घूमो तुम लोग अब रूम में इधर उधर, पॉसिबल है? नहीं। आदमी तो हैं लेकिन खाली जगह नहीं है कि वो इसमें इधर उधर घूम सके। उसी प्रकार से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन पूरा भरा हुआ है, थोड़ा सा भी जगह नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमे। इसमें देखो, इसमें पूरा जगह है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। मतलब दूसरा रूम जो खाली है, एक रूम जिसमें पूरा आदमी भरा हुआ है, दूसरा रूम खाली है,
तो आदमी का मूवमेंट ना तो भरा हुआ रूम में हो सकता है ना खाली, खाली वाला में तो कोई है ही नहीं है, तो कोई घूम ही नहीं पाएगा। और ये भरा वाला में क्या होगा कि जगह ही नहीं है, आदमी तो बहुत सारे हैं लेकिन जगह ही नहीं है, तो दोनों में से कहीं मूवमेंट नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से यहाँ है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। लेकिन जब टेम्परेचर 0 केल्विन से बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर जब 0 केल्विन से बढ़ाया जाता है, तब क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन को मिलता है एनर्जी। एनर्जी जब मिलता है तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जब बढ़ जाता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, वे एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जंप कर जाते हैं। तो अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाएंगे यहाँ, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा, इस प्रकार से। तो अभी जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटे हैं, उसका इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा वहाँ, और इलेक्ट्रॉन को कमी बतलाने के लिए पॉजिटिव होल्स क्रिएट हो जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, उतना पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा किसमें, वैलेंस बैंड में। पॉजिटिव होल बतला रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब क्या होगा, देखो अब ये वैलेंस बैंड में जगह खाली हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया ना, और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी इधर उधर मूव कर पाएंगे, यहाँ भी मूव कर पाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दोनों जगह पॉसिबल हो जाएगा, तो फिर इस सब्सटेंस से करंट पास करेगा और सिलिकॉन काम करेगा फिर एक सेमी कंडक्टर का, क्योंकि उससे आसानी से करंट फिर पास होने लगा। तो जब सिलिकॉन प्योर था, आइडियल था, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था, नॉन कंडक्टर था 0 केल्विन टेम्परेचर पे। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट में अंतर हो गया ना, जो इलेक्ट्रॉन शुरू में वैलेंस बैंड में थे, वे अब वहां से हट करके जंप कर गए कंडक्शन बैंड में, तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट में गड़बड़ी आया, और इसके चलते सब्सटेंस जो कि शुरू में इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर था, वह कंडक्टर हो गया ऐसा। तो यह हुआ इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन, कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट के चलते गड़बड़ी हो, और तब यदि प्रॉपर्टी चेंज करे किसी क्रिस्टल का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन। और इसमें से एक बेस्ट एग्जांपल हुआ कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर का काम करते हैं, वह इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन के चलते ही, यदि उनमें इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन नहीं आता तो वे कभी भी सेमीकंडक्टर का कार्य नहीं करते, मतलब कभी भी उनसे करंट पास नहीं करता। दूसरा बातें हैं एटॉमिक इंपरफेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक तो देख लिए, अब आते हैं हम लोग एटॉमिक इंपरफेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शन में क्या देखें कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट में अंतर होगा। तो एटॉमिक इंपरफेक्शन मतलब यहाँ एटम्स के अरेंजमेंट में अंतर होगा। एटम कहने का मतलब कि कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3 ही हो सकते हैं, आइदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। इलेक्ट्रॉन कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं होता है। तो यदि किसी क्रिस्टल में लैटिस पॉइंट के अगल बगल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट में अंतर हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक इंपरफेक्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। अब जैसे कोई क्रिस्टल है, तो उस क्रिस्टल में बहुत सारे लैटिस पॉइंट हैं, ऐसे बहुत सारे लैटिस पॉइंट हैं, बहुत सारे लैटिस पॉइंट हैं, और ये सारे लैटिस पॉइंट में ऐसे पार्टिकल्स हैं, इस प्रकार से ऐसे सब जगह पार्टिकल्स। अब यदि कोई एक लैटिस पॉइंट के अगल बगल पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में अंतर हो, कोई एक लैटिस पॉइंट पूरे क्रिस्टल में, तो फिर इसको बोला जाता है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट मतलब लैटिस पॉइंट के इर्द गिर्द अरेंजमेंट में अंतर आ गया। इसका जो है हम लोग 4 पढ़े थे ना, पॉइंट डिफेक्ट तो हो ही गया, फिर पढ़े थे हम लोग लाइन डिफेक्ट, फिर पढ़े थे प्लेन डिफेक्ट, फिर पढ़े वैकेंसी डिफेक्ट, और फिर पढ़े थे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इतने टाइप के डिफेक्ट्स पढ़े हम लोग। तो पॉइंट डिफेक्ट तो समझ गए कि यदि किसी क्रिस्टल में कोई पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट के अगल बगल पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में गड़बड़ी हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। अभी जो लैटिस पॉइंट होता है, ये बहुत सारे रोज में ऐसे बना हुआ रहता है, अलग अलग प्लेन बने रहते हैं,
ये सब हम लोग देख चुके हैं पीछे अरेंजमेंट में, जब बतला रहे थे कि पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे पहले 1D में होता है, फिर 2D में होता है, फिर 3D में होता है, उसके बाद फिर मिलर इंडिसेस वगैरह जब बताए थे तो वहाँ बताए थे कि किसी क्रिस्टल में अलग अलग टाइप के प्लेन्स बनते हैं जिसको मिलर इंडिसेस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही सब के आधार पर यहाँ समझेंगे। यदि गड़बड़ी किसी एक लैटिस पॉइंट के अगल बगल हो तो वह पॉइंट डिफेक्ट कहलाएगा। यदि गड़बड़ी एक रो में जितने लैटिस पॉइंट हैं उन सारे लैटिस पॉइंट के इर्द गिर्द यदि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट में अंतर हो तो वह कहलाएगा लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट मतलब एक पूरा लाइन में, पूरा एक रो में। उसके बाद यदि एक प्लेन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट में अंतर हो, बताएं कि एक क्रिस्टल में बहुत सारे प्लेन बनते हैं, जैसे 100 प्लेन है, 11 प्लेन है, 010 प्लेन है, ऐसे मिलर इंडिसेस से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो कि पार्टिकल का जो अरेंजमेंट में गड़बड़ी है वो 100 प्लेन में है, इस सब में नहीं है, तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन डिफेक्ट। कि 100 प्लेन में जितने भी लैटिस पॉइंट हैं सबके अगल बगल पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में गड़बड़ी है तो प्लेन डिफेक्ट। यदि एक रो में लैटिस पॉइंट जितने हैं उसके अगल बगल पार्टिकल के अरेंजमेंट में गड़बड़ी है तो लाइन डिफेक्ट। अभी वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, तो जैसे हम बताएं कि लैटिस पॉइंट में पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। अब यदि कोई पार्टिकल अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर चला जाए, तो क्रिस्टल से बाहर चला गया मतलब ये जो पॉइंट है अभी तो वैकेंसी हो गया ना, यहाँ खाली जगह क्रिएट हो गया। यहाँ पहले से पार्टिकल था, उसके बैठने का ही था, लेकिन ये पार्टिकल अब क्रिस्टल से बाहर चला गया तो बाहर जाने से क्या हुआ, यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गया, खाली जगह क्रिएट हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। कि यदि किसी क्रिस्टल से कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ दे, क्रिस्टल से बाहर चला जाए, तो वहाँ खाली जगह क्रिएट होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ऑब्वियसली वैकेंसी डिफेक्ट में चूंकि पार्टिकल क्रिस्टल से बाहर जा रहा है तो ऐसा करने से इस क्रिस्टल का मास डिक्रीज करेगा, और जब इसका मास डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज करेगा। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो सेम है लेकिन मास घट गया। क्यों? क्योंकि एटम का संख्या कम हो गया, कुछ एटम क्रिस्टल से बाहर चले गए तो मास घट गया, इसलिए डेंसिटी भी घट गया। मतलब वैकेंसी डिफेक्ट आने से क्रिस्टल का डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। उसके बाद है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है, तो बताए थे कि जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनल स्पेस में तो बीच बीच में सब जो खाली जगह बच जाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वॉइड या इंटरस्टिशियल वॉइड। तो मान लो कि पार्टिकल्स को रहना चाहिए इस लैटिस पॉइंट में, तो यहां तो पार्टिकल्स हैं लेकिन उसके अलावे जो बीच बीच में खाली जगह क्रिएट हो रहा है इंटरस्टिशियल वॉइड, इस वॉइड में भी कोई पार्टिकल्स आके रह जाए, मतलब यदि कोई पार्टिकल्स इंटरस्टिशियल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर ले तब इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। डिफेक्ट क्यों? क्योंकि पार्टिकल के रहने का जगह लैटिस पॉइंट है, तो यहां तो पार्टिकल था ही लेकिन इसके अलावे अभी जहां पार्टिकल को नहीं होना चाहिए वहां भी आ गया, पार्टिकल के अरेंजमेंट में कुछ गड़बड़ी हो गया ना यहाँ, इसी को हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब चूंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में बाहर से कोई एटम आकर के खाली जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ऐसा होने से इस पूरे क्रिस्टल का मास बढ़ेगा, जब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगा। मतलब वैकेंसी डिफेक्ट क्रिस्टल के डेंसिटी को घटाता है जबकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिस्टल के डेंसिटी को बढ़ाता है। एग्जाम्पल से इसको समझो, जैसे एक क्लासरूम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब सारे स्टूडेंट्स का बैठने का अपना अपना जगह है बेंच पे। अब मान लो कि पूरे क्लासरूम में कोई एक आध को बच्चा जो है बहुत ज़्यादा उदंड है, कोई एक आध, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। अब मान लो कि एक बेंच में जितने स्टूडेंट हैं 4 या 5 सभी बदमाश हैं तो कहलाएगा लाइन डिफेक्ट। उसके बाद देखते हैं जैसे क्लासरूम में क्या होता है कि एक तरफ बॉयज हैं एक तरफ गर्ल्स हैं, तो यदि इसको अलग अलग प्लेन मान लिया जाए, बॉयज वाला एक अलग प्लेन हो गया, गर्ल्स वाला रो एक अलग प्लेन हो गया, तो यदि बॉयज में जितने हैं सारे के सारे बदमाश हैं या गर्ल्स में जितने हैं वे सभी के सभी बदमाश हैं, ऐसा माने पूरा एक प्लेन में ही गड़बड़ी हो तो इसको बोलेंगे प्लेन डिफेक्ट। अब कोई स्टूडेंट अपने जगह पे बैठा हुआ था, उठ के क्लासरूम से बाहर चला गया, तो जहाँ बैठा हुआ था वहाँ से उठ के बाहर चला गया तो वहाँ खाली जगह हो जाएगा ना, इसको बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। सारे बच्चे अपने अपने जगह पे बैठे हुए हैं
लेकिन अचानक से बाहर से कोई बच्चा आया, और देखते नहीं हो कि 2 रो है बेंच डेस्क का इधर, और इधर बीच में खाली जगह जहाँ टीचर इधर उधर टहलते हैं। अब कोई बच्चा आया और उस खाली जगह में जाके बैठ गया, इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये कहलाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ऐसे हम लोग इंट्रोड्यूस कर लिए डिफेक्ट को, और शॉर्टली जो डिफेक्ट्स हो सकते थे सबको देखिए। डायरेक्ट एग्जाम में डेफिनेशन आ जाता है, व्हाट इज वैकेंसी डिफेक्ट, व्हाट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तो एक एक लाइन का डेफिनेशन है, इस सबको याद करोगे तो नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, जो स्टेक्योमेट्रिक और नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़े हैं उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।